एक तसव्वुर था फकत, फलक पे घर बसाऊं मैं, परिंदे भी ना उड़ पाएंगे जितना, उतना ऊपर जाऊं मैं। क्या भूल के हर रिश्ता और नाता, भूल के हर गम जहां का, चार तिनकों के सहारे बस वहीं बस जाऊं। क्या बात, क्या बात। कभी झाड़ू लगवाते थे, कभी चाय मंगवाते थे, कभी थप्पड़ मार देते थे, तूने ढंग से झाड़ू क्यों लगा, कभी सफाई ये साफ कर, कभी कुछ और, कभी पानी ले आ, कभी ये। 90 आते आते मैं एक बड़ा स्टार हो गया था। बहुत ढेरों सीरियल्स करे, बहुत अखबारों में, तब कलर्ड पेपर नए एग्जैक्टली शुरू हुए थे और अच्छा स्पेस लोगों ने बहुत दिया कलर्ड पेपर पे, और क्वार्टर पेज के इंटरव्यूज और स्पेस अच्छा मिला। लेकिन उस 90 से पहले भी एक थिएटर की जर्नी भी बहुत स्ट्रांग रही हमारी। वक्त कभी आपका जाया नहीं होता। सीखते तो आप हर वक्त हैं, इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जब आप सीखते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे काम तो आता ही। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है, और सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, इनको ईश्वर ने छेनी और हथौड़ी से इस तरीके से तराशा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों बच्चों को तराश दिया, और वो जो थे उनको, जो अनगढ़ थे, उनको गढ़ के कुछ बना दिया। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हम कोशिश ये करेंगे कि आज आपके जिंदगी के उन जादुई पन्नों को पलटा जाए जिन पन्नों से देखने वाले को प्रेरणा मिले और सोचने का मौका भी मिले कि किस तरीके से चीजें बदलती हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले तो हम लोग थिएटर से शुरू करते हैं, क्योंकि आपका पहला प्यार थिएटर है। जरूर। और इतने साल आपने थिएटर को दिए और इतने लोगों को आपने गढ़ा, मांझा और उसके बाद उनको तराश निखार के जो है सिल्वर स्क्रीन पे जो है पहुंचा दिया। थिएटर की शुरुआत किस तरीके से हुई और कैसे उससे आपका प्रेम बढ़ा? दिग्विजय की मैं स्कूल में उस वक्त पढ़ रहा था जब थिएटर शुरू किया था, और मेरे फादर अचानक बीमार हो गए, 5-6 साल बीमार रहे, और स्कूल में हम लोग थोड़ा थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज में भी छोटा मोटा करते रहते थे। और जब फादर बीमार हुए, हम लोग ठीक ठाक थे, एक रहने के अंदाज में या हर लिहाज से। और जब फादर बीमार हुए तो हम लोग बिल्कुल जैसे होता है ना, अर्श से फर्श तक, तो वो जमीन पे आ गए। सारा प्रॉपर्टी, हर चीज, उनकी जॉब वॉब चली गई, सब चीज खत्म हो गई फादर। और फाइनली फादर 1978 में एक्सपायर भी हो गए। तो वो एक ऐसा हादसा रहा, जिंदगी का एक ऐसा वक्त रहा कि बस उस वक्त हमारी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। और 12 साल की उम्र में हर चेहरे का रंग, हर इंसान का रंग, हर ढंग, कैसे रंग बदलते हैं, कैसे मुखौटे लगते हैं, कैसे मुखौटे उतरते हैं, हर चीज देखी मैंने। और 12 साल की उम्र में एकदम जैसे बहुत मैच्योर हो गया और एकदम जैसे बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि जो लोग पहले, फादर मेरे इतने हेल्पफुल होते थे, रात को 12 बजे भी कोई आता था, वो उठ के फौरन भागते थे, उनका कोई काम है पहले वो करके आएंगे। और उनको, उनके चेहरे के सामने, उनके सामने कभी भी किसी ने किसी चीज के लिए ना नहीं कहा। वो हर एक आदमी उनसे काम निकलवाते रहा, लेकिन जैसे ही वो गए, सब ने हमारी तरफ देखना तक बंद कर दिया। तो वो जो रंग रूप दुनिया का देखा, ढंग देखा, तो वो जो 1-1.5 साल था, उस 1-1.5 साल में वो जहां भी जाओ आप, हर आदमी मजाक उड़ा रहा है। किसी शादी में गए, फटे पुराने कपड़े हैं, तो आदमी कहीं हम छुप के खा रहे हैं तो वो देख देख के हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। हम रोते हुए घर आ रहे हैं, खाना बीच में छोड़ के। पूरी ये कहानी, पूरी फिल्म, वो वक्त देखा। ये फैक्ट है, फिल्मों में तो दिखाते हैं ठीक है, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, मैंने ये निभाई है, ये जी है मैंने। तो जब ये सारी चीजें आई तो थिएटर की शुरुआत यहाँ से हुई। मेरे घर में दूर दूर तक कोई थिएटर करने वाला नहीं है। बस
स्कूल में जब थे हम, स्कूल में भी पहले हम पब्लिक स्कूल में होते थे, फादर बीमार पड़े तो पब्लिक से एकदम से गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया गया। तो बस खैरात मिलती थी वहां भी, क्योंकि फादर को सब जानते थे, तो फ्री की यूनिफॉर्म, फ्री का ये, फ्री का। लेकिन उनको ये भी पता था कि बच्चा थोड़ा सा गाता है, थोड़ा सा पोइट्री में रहता है, थोड़ा सा कुछ, तो उस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज में हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते थे। ठीक। तो इस वजह से बस ये कह लीजिए कि थिएटर में, वहां से थिएटर में भी एंट्री ऐसे हुई कि मैं थोड़ा बोंगो वोंगो बजाता था, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, गाता वाता था, जैसे मैंने कहा स्कूल में। तो एक नाटक में अचानक से किसी ने जिक्र किया कि यार एक नाटक में थोड़ा सा बोंगो बजाना है। अब मेरी हालत तो ऐसी थी नहीं कि मेरे पास अपना बोंगो हो। मैंने कहा बोंगो नहीं है, बोंगो बजा मैं दूंगा। 12, 13, 12.5, 13 साल का बच्चा, उसने कहा ठीक है बोंगो मैं अरेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाइए। मैंने कभी देखा भी नहीं था मंडी हाउस। मंडी हाउस में बेसमेंट में नाटक था श्रीराम सेंटर में, और हम जैसे तैसे 2-3 दिन पहले 1-2 रिहर्सल्स के लिए और इसके लिए उसके लिए पहुंच गए। और वहां भी ये हालत थी कि वो कपड़े जैसे हालत खराब थी, टूटी चप्पल, फटे पुराने कपड़े। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन ठीक है जब बोंगो बजा के दे दिया तो उनको लगा ठीक है यार काम का तो है, इससे काम तो निकालो। ठीक। तो बस फिर वहां मुझे लगा यार ये जगह तो बड़ी सही है, पीछे बैठे रहो, छुप के जो काम है वो करो, और अपनी जिंदगी को अलग से, अलग अंदाज से जीने की कोशिश करो। और मैं फालतू बोलता भी नहीं था, वैसे बहुत खामोशी मेरा एक तरह से मेरा एक जेवर रहा अक्सर। ये तो अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि जहां भी जाते हैं तो थोड़ा बोलना पड़ता है। फिर तो बस वहां से मेरी नाटक की इस तरह से शुरुआत हुई। और नाटक भी था मेरे ख्याल से मजाक, एक बच्चों का ही नाटक था। अच्छा। वहां से फिर मैंने, उन दिनों चिल्ड्रन थिएटर भी नहीं होता था। अब चिल्ड्रन थिएटर नहीं है तो आप तो बच्चे हैं, आपको कोई रोल नहीं दे रहा है, कुछ करने को नहीं दे रहा है, तो मैं वहीं जाना शुरू हो गया किसी तरह से। और जाने के इतने पैसे नहीं रहते थे, 15 पैसे की टिकट लगती थी उस टाइम, हाफ टिकट। तो बस में चला तो गया, कभी कभी होते थे 15 पैसे, 20 पैसे की टिकट थी, कभी कभी 30-40 पैसे हुए, किसी तरह अरेंज करके चले गए। लेकिन कभी कभी बिना टिकट भी चढ़ गए और पकड़े गए, और फिर बेइज्जती हुई, बहुत थप्पड़ खाए, जेब में तो कुछ होता नहीं था। कभी कभी बहुत बहुत किलोमीटर पैदल चलते रहे, नहीं जाना है। अब वहां का एक जुनून एक हो गया था कि जुनून है, अब तो बस पहुंचना है वहां पे किसी तरह से। फिर पहले वो एक, तब मैं बात कर रहा हूँ 78-79 की, तो उस जमाने में एक डायरेक्टर चित्रा शाह होती थी, एक और सूरज वर्मा होते थे, और भी ढेरों डायरेक्टर्स। जो उस टाइम रॉबिन मेरा कजन था, वो भी वहां पे काम करता था। तो फिर उन लोग के साथ बैक स्टेज करना शुरू कर दिया मैंने। अब बैक स्टेज में क्या होता था कि बच्चा है 12-13 साल का, थोड़ा सा पहनावा भी ऐसा होता था, तो वो क्या करते थे, कभी झाड़ू लगवाते थे, कभी चाय मंगवाते थे, कभी थप्पड़ मार देते थे कि तूने ढंग से झाड़ू क्यों लगा, कभी सफाई ये साफ कर, कभी कुछ और, कभी पानी ले आ, कभी ये। कैरेक्टर नहीं, और बैक स्टेज के नाम पे ये सब होता था। लेकिन मैं पीछे पीछे जब शोज होते थे, मैं अलग अलग चीजों में जुड़ता रहता था, सीखते रहता था। और उससे मुझे ये फायदा हुआ कि आज मैं ऊपर वाले के उससे मेकअप भी कर सकता हूँ, बहुत ठीक ठाक सा, किसी भी तरह का मेकअप। और बल्कि कई बार अपने प्रोडक्शंस में भी ऐसे मेकअप मैंने करे जो मेन प्रोफेशनल्स नहीं कर पाए। सेट्स आज भी मैं अपने प्रोडक्शंस के खुद डिजाइन करता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ, और बड़े बड़े सेट्स मैंने प्रोडक्शंस के डिजाइन किए, और लाइट्स भी करता रहा, उस जमाने में सीखता रहा। लेकिन आज मैं लाइट्स खुद नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग पूरा डायरेक्शन की तरफ रहता है। प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे कॉस्ट्यूम्स खुद डिजाइन करता था, और आज भी करता है। कभी कभी टीम्स होती हैं अलग से, लेकिन फिर भी उनके साथ थोड़ा सा जुड़ा रहता हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा तब से मानना यह है, वक्त कभी आपका जाया नहीं होता है। सीखते तो आप हर वक्त हैं, इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जब आप सीखते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे काम तो आता ही है।
पहला नाटक किया उमेश बिष्ट, आज एक नामी फिल्म डायरेक्टर हैं। वो भी एक ग्रुप में जिसमें हम शुरू में जुड़े थे, तो उसी में ही थे। तो तब वो एक्ट कर रहे थे उमेश, और उमेश अब फिर वो पहला प्ले डायरेक्ट कर रहे थे और काफी लोग ले रहे थे। तो उन्होंने कहा, मेरी उम्र थी 14 साल के आसपास शायद, तो उमेश ने कहा कि अजय आजा, एक छोटा सा रोल है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कराओ ना यार। तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो ऑन स्टेज आने का मौका मिला। ऑन स्टेज आए, पहला प्ले हमने करा। उसमें पहला ही एक ही लाइन का डायलॉग था कि आप बड़े दिल वाले हैं सेठ जी, आप ना होते तो सेठ मानिक चंद ने तो हमें डुबो ही दिया था। ये लाइन आज भी याद है, ये पहली लाइन थी हमारी जिंदगी की स्टेज पर। ये जो यात्रा है जो शुरू हुई, इस यात्रा ने कई पड़ाव देखे होंगे, इस यात्रा ने कई चीजें देखी होंगी सर। मैं जहां तक जानता हूं, मेरे पास जो किताब रखी हुई है, ये किताब लीला, ये भी अजय सर ने लिखी है। और इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन्होंने एकदम ऊपर ही कृष्णचंद्र और भीष्म साहनी जी को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया है, उनको अपना प्रेरणा माना है। तो ये आप वहां से जब आपने शुरू किया था, तो कभी सोचा था कि मैं आने वाले समय में एक किताब भी लिख दूंगा और उसके बाद फिर इस पे एकदम एज अ डायरेक्टर या फिर कुछ इस तरीके की, जैसे होता नहीं यार, मैं अगर बचपन मेरा थिएटर में बीत रहा है तो मेरे दिमाग में एक ख्वाहिश कि मुझे एक बहुत बड़ा एक्टर बनना है, तो आपके दिमाग में उस समय क्या था कि मुझे क्या करना है, कुछ इस पे लिखना है, डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है? कुछ ख्वाहिशें होती हैं, इंसान की होनी भी चाहिए, ड्रीम्स रहने चाहिए। ड्रीम्स के बिना तो जिंदगी है नहीं। ठीक बात। और ड्रीम्स तो एक असल रंग है जिंदगी का, जो आपको वापस जिंदा महसूस कराता है। और ख्वाब जो होते हैं वो आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको रुकने नहीं देते, आपको थमने नहीं देते। ये बात अलग है कि शुरू में बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं, एंड में आके आप थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। एक तसव्वुर था फकत फलक पे घर बसाऊं मैं। जब आप शुरू करते हैं तो ये लाइन होती है जहन में कि एक तसव्वुर था फकत फलक पे घर बसाऊं मैं, परिंदे भी ना उड़ पाएंगे जितना, उतना ऊपर जाऊं मैं। तो ये एक वक्त पे होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं और आप एक जगह सेटल होते हैं और जिंदगी को पीछे मुड़ के देखते हैं, तो फिर ये लाइन भी आती है, एक तसव्वुर था फकत फलक पे घर बसाऊं मैं, परिंदे भी ना उड़ पाएंगे जितना, उतना ऊपर जाऊं मैं। बाद का हिस्सा है, भूल के हर रिश्ता और नाता, भूल के हर गम जहां का, चार तिनकों के सहारे बस वहीं बस जाऊं। क्या बात, क्या बात। भूल के हर रिश्ता और नाता, भूल के हर गम जहां का, चार तिनकों के सहारे बस वहीं बस जाऊं। तो मेरे साथ वो कभी नहीं रहा। वो चार तिनकों वाली हालत हमेशा जहन में पहले से ही रखी है मैंने कि सेटल होना जरूरी है। तो मेरा ये था शुरू से, मैं लेखक नहीं हूँ दूर दूर तक, मैं अनपढ़ गंवार किस्म का इंसान हूँ, और बस ये कैसे लिखी गई मुझे भी नहीं विश्वास होता। और बस ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग यहाँ से शुरू करी ऐसे, उसके बाद कई और डायरेक्टर्स के साथ एक्टिंग करता रहा। फिर एक और ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था उस वक्त का, जिसका डायरेक्टर भी NSD पास आउट थे। अच्छा। उसमें काम करना एक इंसान सोचता था, एक्टर सोचता था कि बहुत मतलब प्रेस्टीज और एक अलग लेवल का काम मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम है। तो उनके साथ मैंने काम शुरू किया, उन डायरेक्टर साहब के साथ। अब जब उनके साथ काम शुरू किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, तब ज्यादातर डायरेक्टर ऐसे होते थे, लेकिन वो कुछ और भी ज्यादा थे, उससे भी बहुत ज्यादा थे। आप जरा सा कुछ पूछने जा रहे हैं। एक प्ले था, उसमें मेरे 3 कैरेक्टर थे। मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये 3 कैरेक्टर क्लैश कर रहे हैं एक जगह पे, 2 कैरेक्टर। तो उनके वो अक्सर काम नहीं करते थे, वो इधर उधर और चीजों में उलझे रहते थे। बहुत सारी चीजें उन लोग के साथ रहती हैं, वो मैं यहाँ बोलूंगा नहीं। तो अब उन्होंने कहा असिस्टेंट से पूछ लो। असिस्टेंट से पूछा, उसको खुद नहीं समझ आ रहा है। अब बताइए, मैं 14-15 साल का लड़का, 15-16 साल रही होगी उम्र। तो अब उसमें आप डायरेक्टर हैं, आपने कास्ट किया है, आप कैरेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, आप चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, आप प्रेजेंट करेंगे, तो आप कैसे कह रहे हैं मतलब कि आप नहीं समझा रहे। फिर मैं दोबारा गया उनके पास, उन्होंने थप्पड़ मारा खींच के, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, जा उधर पूछ। चुप करके आ गया वापस। अब
जब समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो गया, आखिर तक मैं सब खत्म हो गया, बैठे सब चले गए। मैंने जब वो उठने लगे तो फिर पूछा मैंने, फिर उन्होंने घुमाया, पीछे पीछे लात मारी, बस सर। अब इस तरह के डायरेक्टर्स बहुत थे, बहुत सारे, बहुत थे, आज भी हैं कुछ एक, लेकिन आज बहुत कम है। आज 5-7%, 10% होंगे, वो रवैया अब खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त पे 80s में, 70s में ऐसे डायरेक्टर बेशुमार होते थे, और डायरेक्टर के सामने आप कुछ बोल भी नहीं पाते थे। ठीक बात है। तो वो मैंने फिर जैसे तैसे वो प्ले उनका खत्म किया। तो मुझे लगा कि डायरेक्टर क्या ऐसा ही हो सकता है सिर्फ? मेरे जहन में ये एक सवाल कौन था, तो ऐसा ही होता है तो क्यों ना मैं डायरेक्शन की तरफ जाऊं, मैं भी ट्राई करूं, क्या मैं ऐसा ही होऊंगा? और फिर मैंने पता नहीं क्या जुनून सवार हुआ दिमाग पे कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो 83 में मैंने पहला स्क्रिप्ट उठा लिया डायरेक्ट करने के लिए। 17 साल का एक लड़का, एंड उस टाइम पे आई वाज द यंगेस्ट डायरेक्टर, कई अखबारों में भी लिखा था। और 17 साल की उम्र में पहला प्ले उठा लिया, और वही प्ले उठाया जिसको मैंने पहला प्ले जो एक्ट किया था। और फिर अब मुझे बच्चे को देख के कोई आ भी नहीं रहा मेरे साथ प्ले करने, और मैंने ये कसम खाई उस वक्त कि मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को हाथ टच नहीं करूंगा, किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। तो आज तक मेरे ख्याल से 100, 125, 150 प्रोडक्शन डायरेक्ट कर दिए होंगे, उनके ढेरों शोज हुए होंगे। बिल्कुल ठीक है। मैंने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया, और ना ही किसी को मैंने गाली गलौज किया। गुस्सा जरूर किया होगा कभी, जब बहुत पेशेंस जवाब दे जाता है। इंसान हूं मैं, भगवान नहीं हूँ, तो गुस्सा जरूर कभी किया होगा, कभी कभार, वो भी पेशेंस बहुत रखता हूँ। लेकिन एक से एक बड़े प्रोडक्शन किए, कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया आज तक भी। इवन क्लासेस में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस दिए, बहुत हजारों स्टूडेंट्स गए, आज इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं बेशुमार लोग, मेरे स्टूडेंट्स हैं। और बेशुमार और जगहों पे काम कर रहे हैं। तो वहां से मेरा ये ट्रांजिशन हुआ डायरेक्शन की तरफ, और डायरेक्शन में जब आए 83 के आसपास, ये सीरियल्स शुरू हुए। हाँ एग्जैक्टली, वो सीरियल्स का दौर आया 84, 85 के आसपास शुरू हुए थे। आपने भी सीरियल्स में काम किया, बहुत काम किया आपने। तो वहां से सब भाग रहे थे उधर, तो हमें भी, मैंने कहा ना, इच्छाएं सबकी होती हैं। जो सवाल किया था आपने, कि आपने कभी सोचा था, ये सवाल था कि इतना ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लिख भी देंगे। तो वहां से फिर मैं, सब भाग रहे थे, मैं भी थोड़ा थोड़ा भागा उस तरफ। और उसी के दौरान अर्ली 80s में थोड़ा सा रेडियो की तरफ भी हम भागे थे। तो रेडियो भी थोड़ा थोड़ा शुरू किया, वहां से भी वॉइसिंग में थोड़ा थोड़ा सीखते रहे, करते रहे। और इधर से ये सीरियल्स की तरफ हम भागे थे। और सीरियल्स में 90 आते आते मैं एक बड़ा स्टार हो गया था। बहुत ढेरों सीरियल्स करे, बहुत अखबारों में, तब कलर्ड पेपर नए शुरू हुए थे, और अच्छा स्पेस लोगों ने बहुत दिया कलर्ड पेपर पे, और क्वार्टर पेज के इंटरव्यूज, और स्पेस अच्छा मिला। लेकिन उस 90 से पहले भी एक थिएटर की जर्नी भी बहुत स्ट्रांग रही हमारी। वहां पे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स, 21 साल की, 20 साल की उम्र में साहित्य कला परिषद ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल शुरू किया था, नया युवा महोत्सव। अच्छा, युवा महोत्सव। हाँ। तो वो तीसरे ही युवा महोत्सव में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। लेकिन जहां भी मेरे साथ पॉजिटिव कुछ आया तो नेगेटिव साथ आया। स्ट्रगल एक था, अच्छा, एक लड़ाई थी, और लड़ाई वो चलती रही, आज भी चलती है, वो नहीं रुकती मेरी लड़ाई। और वो मेरा सिलेक्शन किया, आधे जो कमेटी के लोग थे उन्होंने कहा नहीं, अजय बहुत अच्छा काम कर रहा है, यंग लड़का है, उसको दो प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन भी बहुत डिफिकल्ट था, डॉक्टर गोविंद चातक का था, केकड़े। अच्छा। अब वो था आधे अधूरे की तर्ज पे, बिल्कुल 4-5 लोग की कास्ट का 2.5-3 घंटे का प्रोडक्शन, और बिल्कुल इंटरनल मेन विमेन रिलेशनशिप। तो अब मैं 20 साल का लड़का, और तब मैं बहुत रहता भी बिल्कुल इंट्रोवर्ट, थोड़ा इंट्रोवर्ट तो खैर नहीं कहेंगे उसको एग्जैक्टली, लेकिन अपने अंदर में ही रहता था। उसको जब काम करना है, जब बोलना है, किसी से मजबूरी है तो बोलना है, फालतू कुछ नहीं। और इतना ज्यादा मैं उतना हाईलाइटेड या उस तरीके से भी नहीं रखता था अपने आप को।
और ये सब चीज तो खैर मेरे दूर दूर तक कहीं नहीं थी। लेकिन आधे कमेटी मेंबर्स ने कहा कि नहीं इसको दो, आधे ने कहा नहीं अभी नया नया है, बच्चा है, क्या नहीं कर पाएगा। फेस्टिवल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता था उस टाइम पे वो, और उसमें मैक्सिमम एज लिमिट थी 35-40 के अराउंड, और मैक्सिमम लोग उसी एज ग्रुप के थे, और मैक्सिमम लोग एनएसडी पास आउट थे, और मैं अकेला बस नॉन एनएसडीएन और मतलब यंग लड़का बिल्कुल। तो पीछे जो एनएसडी के डायरेक्टर है दिनेश खन्ना, वो भी उसमें डायरेक्ट कर रहे थे, और भी ढेरों लोग थे, आज कई कई जगह पे हैं उसी में। ये 87 की बात है। फाइनली मुझे मिल तो गया, लेकिन शर्त के साथ मिला। सिलेक्शन मिल गया, बस शर्त है ये 15 दिन में आप रिहर्सल कुछ कीजिए, तैयार कीजिए, हम कमेटी वाले लोग आएंगे, वहां देखेंगे, तब अप्रूव करेंगे। फाइनल था। मैंने कहा ठीक है। तो हमने 15 दिन में उसको कुछ बनाया और दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है गो ऑन। तो बस, और फिर उसके बाद मजा तब आया कि वो फेस्टिवल में 20-21 जितने भी प्लेस थे, उन सब में से बेस्ट प्रोडक्शन हमारा रहा। क्या ये बड़ी मजेदार बात, क्या बात। तो वो ऊपर वाला जब देता है तो वो मेहनत बहुत करी, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। और उसके बाद वही फेस्टिवल दिल्ली नाट्य संघ के फेस्टिवल में गया। अच्छा। वही नाटक उस केकड़े, और उसमें वहां पे भी बेस्ट प्रोडक्शन लेके आए, कैश अवार्ड्स थे। क्या बात। तो वो भी हमने लिए। फिर वही नाटक हमारे एक तरह से फैन कहिए, बहुत अजीज कहिए, उनका नाम भी अजीज कुरैशी है, इप्टा के डायरेक्टर थे उस वक्त पे। तो वो कह रहे कि अजय हमारे लिए ये इसके शोज करो, तो उनके लिए इसके शोज करे हमने। तो उन्होंने 4-5 दिन लगातार उसके शोज कराए। तो वो नाटक फिर और कई जगह हुआ। तो मेरे को वहां से कौंधा कुछ दिमाग में कि वर्कशॉप बोलते हैं तो उसके लिए प्रोसेस होना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो वो वहां से फिर मेरे जहन में ये चीज कौंधी, और फिर थोड़े 90 से मेरे ख्याल से मैंने उर्दू एकेडमी का भी मैं फाउंडर्स में से रहा वर्कशॉप्स का। तो उसमें वहां भी यही मैंने फिर धीरे धीरे उसका चिल्ड्रन थिएटर का प्रोसेस डेवलप करना शुरू किया। कुछ थिएट्रिकल गेम्स थी, उनको कन्वर्ट किया बच्चों के हिसाब से। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस थी, गेम्स थी जो एज इट इज ली जा सकती थी बच्चों के लिए भी, ले लिए। कुछ नई और ट्राई करी, कुछ निकाली, कुछ डेवलप करी। तो वहां से मेरा एक रिसर्च वर्क और प्रोसेस पूरा बनना शुरू हुआ। और फिर 90 तक आते आते मैंने सीरियल से विदा ली। मुझे वहां मन नहीं लग रहा था, नाम हो रहा था, सब हो रहा था, मन नहीं लग रहा था। तो 90 में फिर उस तरफ भी साथ साथ काम चल रहा था, रेडियो भी चल रहा था, थिएटर भी चल रहा था। बट वो एरिया फिर मैंने वहां से विदा ली। कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, तो हम लौट के बुद्धू घर को आए थे और वापस थिएटर की तरफ। लेकिन तब ये लगा कि सब उसी तरफ भाग रहे हैं सब। अब थिएटर में पहले हम 2-2 महीने काम करते थे, 3-3 महीने काम करते थे, तब एक प्रोडक्शन तैयार होता था। और उस प्रोडक्शन को तब हम अच्छे से सेटल डाउन करके और प्रेजेंट करते थे। अब वहां से क्या हुआ, मेरे जहन में आया कि आपको रिहर्सल के लिए टाइम देने के लिए राजी नहीं है। अब जब राजी नहीं है तो फिर चलो चिल्ड्रन थिएटर की तरफ जाते हैं। वहां से मैं चिल्ड्रन थिएटर की तरफ घुसा और फिर बच्चों के ऊपर काम करने लगा, यंगस्टर्स पे काम करने लगा, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस डेवलप करने लगा, उनके सेल्फ पे एक तरह से काम करने लगा, उनके बिहेवियर पे काम करने लगा। और फिर वहां से उर्दू एकेडमी, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इन लोग के साथ भी फाउंडर रहा। 93 में इनकी भी वर्कशॉप्स शुरू कराए मैंने, कई साल कराता रहा। उर्दू एकेडमी के 17-18 साल में इनके साथ लगातार वर्कशॉप्स करता रहा, एक से एक प्रोडक्शंस दिए। और साथ साथ और बहुत सारी चीजें। अब 90 में जब सीरियल्स मैंने छोड़े तो उसके बाद मैंने सोचा चलो डायरेक्शन मेल फील्ड है, किसी ने कहा अच्छा डायरेक्ट कर दो, तो एक सीरियल डायरेक्ट भी किया। वहां पे भी बहुत मजा नहीं आया। कभी प्रोड्यूसर कहता है कि यार इसमें इतना खर्चा मत करो, कभी कहता है यार जल्दी खत्म करो शूट, कभी ऐसे करो। वो एक फ्री हैंड नहीं था, क्योंकि तब दूरदर्शन से उतना पैसा मिलता भी नहीं था। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी उसकी भी एक बाउंडेशंस होती है। अब मैं उसके बाद फिर टेलीफिल्म 3-4 डायरेक्ट करी, 1-2 तो टीवी पे आई भी। और वो फिर वहां भी ऐसे ही
वो सेटिस्फेक्शन वाली बात जो है, मैं पागल हूँ, मैं अपने लिए काम करता हूँ, मैं दुनिया के लिए काम नहीं करता। मनोरंजन की इतनी लंबी यात्रा में आप 4 दशक 5 दशक आपने देखा है सर, इतनी लंबी यात्रा में तब के मनोरंजन के अंदाज और चीजों में और अब की चीजों में जो मेन डिफरेंस है, अभी तो देखिए सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है, तब नहीं रहा था, तब तो कुछ था ही नहीं आपके समय, वो जिस समय की बात करें 90 के दशक में। क्या परिवर्तन आप देखते हैं इन दोनों के बीच? मेन परिवर्तन ये है, तब किस तरह का लिटरेचर यूज होता था और आज क्या हो रहा है यूज। आज बहुत फूहड़पन यूज हो रहा है। तब बहुत आर्टिस्टिक होती थी चीजें। असल जो मैं आज देखता हूँ, मुझे कुछ चीजें नहीं लगता है कि ये परोसनी चाहिए। Exactly. वो भी सोशल मीडिया पे और टीवी पे। मैं रिजिड नहीं हूँ, मैं बहुत छोटे जहन का नहीं हूँ, छोटा दिमाग नहीं है, बट हर लेवल पे वो चीज देखी जा रही है। बच्चे भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके वाइफ साथ हैं, आपके बच्चे साथ बैठे हैं, वो देख रहे हैं। तो वो कहाँ कब कितना क्या परोसना है, वो शायद सहनियत पूरी आज बदल गई है, खत्म ही हो गई है। सही कहा आपने, खत्म हो गई है। और उसको मुझे लगता है, और कहाँ कितनी क्लासिक स्क्रिप्ट्स, क्लासिक चीजों पे काम होता था तब, कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट की जाती थी और सिंबॉलिकली सब चीजें आपको कह भी दी जाती थी। आज आप सीधे सीधे दिखा रहे हैं। इसमें एक और चीज का भी फर्क पड़ता है। आज आप सीधे सीधे दिखा रहे हैं तो बच्चे ने या बड़े ने या किसी भी ऑडियंस में से किसी ने भी अपना दिमाग तो इस्तेमाल नहीं किया ना। ठीक बात, वो तो ऐसे ही बैठ गया, ठीक है भाई, सामने सब चल तो रहा है। पहले ये होता था, हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, दिमाग वहां जुड़ा होता था, दिल भी वहां लगा होता था और सोचने की कोशिश करता था ऑडियंस सोचने की कोशिश करती थी कि अच्छा तो ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, इसीलिए वो कनेक्ट भी रहती थी आपसे, कुछ मिस भी नहीं करना चाहती और उसको बहुत खूबसूरत लगती थी सब चीजें। और पहले एक से एक बड़े राइटर के स्क्रिप्ट में हर चीज होती थी। आज म्यूजिक भी इतना लाउड हो गया। हम लोग, मैंने अभी पीछे तुगलक किया, लीला किया, प्रेमचंद की कहानियां करी, तो हम लोग एक जो आर्टिस्टिक अंदाज एक जहन में उतरता है ना, वही आगे परोसने की कोशिश करते हैं। जो हम सोच पाते हैं, यहाँ विजुलाइज करते हैं, जिस चीज से हम कनेक्ट होते हैं, जिस चीज से हम इम्प्रेस होते हैं, वही चीज आगे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। आज बहुत खुला कर दिया है हर चीज को। अरे थोड़ा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। राइट, थोड़ा सा बंद रहेगा तभी तो आदमी का मन करेगा थोड़ा थोड़ा देख के कि इसको और खोलूं, इसमें है क्या, अरे क्या है ये, वो एक्साइटमेंट, वो उसका जुड़ाव, वो उसका कनेक्शन, फिर जो निकलता है, अरे यार ये तो मुझसे ही जुड़ा हुआ है, ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आज तो आप सब खोल के रख देते, वो चाहे उसकी जिंदगी का हिस्सा है या नहीं है। सही तो बात। वो जो कनेक्ट, एक थिएटर की सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है कनेक्ट बनाना, कनेक्ट डेवलप करना। वो कनेक्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले होता था। आपका ऑडियंस से, एक दोस्त का दोस्त से, माँ का बेटे से, बाप का बेटी से। आज वो कनेक्ट मिसिंग है कहीं। और थिएटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कनेक्ट। आपका को आर्टिस्ट से अगर कनेक्ट नहीं है, आप जुड़ाव नहीं है, आप उसको फील नहीं कर रहे हैं, तो आप एक साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो आपने लीला की बात की, इस किताब के बारे में अगर दर्शक जानना चाहें कि लीला बेसिकली आपकी सबसे, मैं कहूँ तो मनपसंद प्लेज में से एक है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। आपकी लीला है क्या, लीला के बारे में आप कुछ थोड़ा सा जो है। एक्चुअली मैं गया आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में, एक प्रोडक्शन करना था। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो वहाँ पे टीम बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो डेवलप की हम लोगों ने। तो वहाँ पे ये था कि बहुत टाइम से मेरा भी मन था, सटायर नहीं किया बहुत टाइम से, कोई भी एक सॉलिड सटायर,